हेलो एवरीवन, पाठक अड्डा पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, एनटीपीसी के एग्ज़ाम आने वाले हैं और एसएससी हो गए और जिन भी एग्ज़ाम जिसमें साइंस पूछा जाता है उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पीएच वैल्यू 7। निम्नलिखित में किसका पीएच मान 7 होता है। तो पीएच को जानने से पहले इसके बारे में कुछ देखेंगे कि पीएच का जो फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, और इसका यूज किस लिए किया जाता है। इसका यूज एक इंडिकेटर के रूप में किया जाता है किसी भी सब्सटेंसेस के एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये एक तरह से क्या करता है, मेज़र करता है किसका, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन किसी भी सब्सटेंस के अंदर, इसका मेज़रमेंट का रोल होता है। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन देखते हैं। पीएच स्केल का डिस्कवरी किया गया था सोरेनसन के द्वारा, और इसमें यह होता कि 0 से 14th तक इसका एक स्केल होता है जिसमें 7 को न्यूट्रल माना जाता है, और 0 से 7 के बीच जो होता है वो एसिडिक पीएच वाला सब्सटेंस होता है। वहीं पे 7 to 14 के बीच में जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है क्वेश्चन कि किस सॉल्यूशन का पीएच स्केल 7 होता है। तो 7 वाला तो सबसे पहले न्यूट्रल सॉल्यूशन यहाँ पे राइट हो गया। और एक वाटर भी ऐसा चीज़ है जिसका पीएच कितना होता है, न्यूट्रल ही होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1 and 2 बोथ, बट ऑप्शंस में ये तो नहीं दे रखे हैं, तो इसका जो होगा नन ऑफ दी एबव और मोर देन वन ऑप्शन रहता तो वो सही होता। तो आंसर तो हम जान गए कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन ऑफ दी एबव, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका पीएच बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उन सभी को हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले मिल्क का जो पीएच होता है लगभग 6.4 के आसपास होता है। वहीं पे आपको ब्लड का पीएच जो कि बार बार पूछा जाता है 7.4 होता है। सलाइवा जिसको हिंदी में लार कहते हैं, इसका पीएच खाने से पहले बिफोर मील 7.4 जो कि बेसिक होता है। वहीं पे आफ्टर मील इसका एसिडिक हो जाता है, जिसका 5.8 to 5.6 के आसपास इसका पीएच रहता है। ब्लड होगा, यूरिन थोड़ा सा एसिडिक होता है, इसका 5.5 होता है। वहीं पे लेमन 2.5 के आसपास इसका होता है। बेकिंग सोडा 9। न्यूट्रल सॉल्यूशन के बारे में पूछ लिया कि 7 पीएच किसका होता है, तो हो सकता है आपको 7 और 14 के बारे में पूछ ले कि पीएच 1 किसका होता है और पीएच 14 किसका होता है। तो इसके लिए पीएच 1 जो होता है उसका जो यूज होता है आपको गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है। जैसे गैस्ट्रिक जूस में क्या हो गए, गैस्ट्रिक एसिड जो कि स्टमक के अंदर सेक्रीट किए जाते हैं, डिफरेंट सेल को सेक्रीट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, फिर पोटेशियम क्लोराइड हो गया, फिर सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सारे के सारे गैस्ट्रिक जूस हैं। अब देखिए गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो स्टमक के अंदर पेराइटल सेल्स होते हैं, वहीं पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अब इसके अंदर जो इसका जो पीएच होता है 1 होता है, और वहीं पे पीएच 14 लिक्विड क्लीनर में पाया जाता है, उसका जो पीएच होता है 14 होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब देखिए इसको जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई भी जो एलिमेंट होता है, एटम होता है, वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन होता है, फिर न्यूट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, चक्कर काटता है। वहीं पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, जिस कारण से इसका नाम न्यूक्लियॉन भी होता है। एक ये तो जान गए, ये भी एग्जाम में आ सकता है। फिर देखते हैं कि इस तीनों चीज़ का, ये जो तीनों पार्टिकल है, इसका डिस्कवरी किसने करा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। एक ट्रिक है, उसके माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। ईंट पर नाच, तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी किया गया था थॉमसन के द्वारा, प्रोटॉन का रदरफोर्ड के द्वारा, फिर न्यूट्रॉन का चैडविक के द्वारा। तो ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। फिर अगला चीज़ देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन से रिलेटेड टॉप पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे पूछा कि किस एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन नहीं होता है। तो देखिए कोई भी एलिमेंट है उसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, और एक होता है मास नंबर जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। अब एटॉमिक नंबर जिसको क्या कह सकते हैं, किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो गया या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हो गया, वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। वहीं पे मास नंबर की जहाँ पे बात आएगी, तो मास नंबर का जो वैल्यू होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। अब ये फार्मूला इधर हम देख लिए, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन के पास। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है, 16 होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है। कैसे लिखते हैं हम एक ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। अब देखिए मास नंबर तो कैसे बना होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलाकर, बट यहाँ पे तो प्रोटॉन का नंबर तो 8 ही दिखा रहा है ना, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसमें क्या हो गया, आपको 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, तो
रिमेनिंग जो 8 है वो तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ही होगा, तो इसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। वहीं पे नाइट्रोजन के पास इसका मास नंबर 14 है। नाइट्रोजन का मास नंबर कितना होता है? 14 होता है। और एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है, इसमें भी 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। वहीं पे हाइड्रोजन का जहाँ पे सवाल आता है तो इसका मास नंबर भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन के अंदर एक आइसोटॉप है, 3 आइसोटॉप होता है जिसका क्या क्या नाम होता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये 3 आइसोटॉप होता है जिसको मैं यहाँ पे देखता हूँ। सबके एटॉमिक नंबर तो चलिए 3 जो होता है आपको क्या क्या इसके आइसोटॉप्स हो गए आपको प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो प्रोटियम का जो एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका मास नंबर 1 होता है। वहीं पे ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर H1 और मास नंबर 2 होता है। फिर यहाँ पे एटॉमिक नंबर H1 और मास नंबर 3 होता है। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग हो जाता है, वो हम देख लेते हैं। देखिए इसमें मास नंबर के बारे में हमने क्या बताया कि A इज इक्वल टू, जिसको A बराबर इसको मास नंबर बोलते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन तो सबके एक ही हैं, तो यहाँ पे मास नंबर वेरी कर रहा है। एक में मास नंबर, ये ड्यूटेरियम वाले में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हो गए? 1 हो गए। फिर वहीं पे इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए, और इसमें 1 हो गए, और इसमें 0 हो गए। तो ये हो गया आइसोटॉप्स कहलाता है, ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। अब आइसोटॉप्स को जानने के लिए क्या करेंगे कि आइसोटॉप को जानते हैं जिस ऐसे एलिमेंट जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर डिफरेंट होता है। इसका मास नंबर 1 है, इसका मास नंबर 2 है, इसका मास नंबर 3 है। तो ये आइसोटॉप्स कहलाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है एंगस्ट्रम इज़ अ यूनिट ऑफ। ऑप्शन है हमारे पास वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, नन ऑफ द एबव। तो एंगस्ट्रम का जो एंगस्ट्रम का जो यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा वेवलेंथ। वहीं पे एनर्जी का यूनिट जूल होता है, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज से नापा जाता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न आता है फ्रीक्वेंसी इज़ मेजर्ड इन। अभी अभी हमने बताया था कि फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं। अब कुछ ऐसे यूनिट को देखते हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपको हो गए प्रेशर, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। फिर आपको आता है एक एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। फिर आपको आ जाता है इलेक्ट्रिकल करंट और उसका क्या होता है? एम्पियर, आप लोग को पता होगा। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जिसको हिंदी में श्यानता बोलते हैं, उसका जो यूनिट होता है पॉइज होता है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला पॉइंट हो गया, आपको कुछ और देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसका होता है आपको ओम पर मीटर। फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जिसका आपको वोल्ट होता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र की गहराई किस चीज़ से मापा जाता है, उसको उसका यूनिट क्या होता है? तो वो फैथम होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है हु डिस्कवर्ड डीएनए। ऑप्शन हमारे पास जेम्स वाटसन एंड क्रिक, ग्रिगोर जोहान मेंडल, जॉनसन, हरगोविंद खुराना, नन ऑफ द एबव। तो देखिए डीएनए का जो डिस्कवरी किया गया था फ्रेडरिच मीसनर के द्वारा किया था। कब किया गया था? 1869 में। तो ऑप्शंस में तो ये है ही नहीं, तो ये आपको नन ऑफ द एबव होगा। बट यहाँ पे जितने साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने क्या क्या डिस्कवरी किया है वो देख लेते हैं। तो जेम्स वाटसन एंड क्रिक, ये डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था उसका डिस्कवरी किया था उन्होंने 1953 के अंदर। तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का डिस्कवरी हो गया। फिर आपको मेंडल, ग्रिगोर जोहान मेंडल, और ये तो इनका जेनेटिक्स में बहुत नाम है। फिर आप आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन आता है, तो जीन का डिस्कवरी किया गया था जॉनसन के द्वारा। फिर हरगोविंद खुराना एंजाइम इन्होंने बनाया था और इनको भारत में नोबेल प्राइज़ से भी इनको नवाजा गया था, और इन्होंने जेनेटिक कोड का डिस्कवरी किया था। फिर ऐसे डिस्कवरी जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। तो आपको हो गए एंटीबायोटिक का डिस्कवरी किसने किया था? फ्लेमिंग ने। फिर नेक्स्ट डिस्कवरी देखते हैं विटामिन का डिस्कवरी हॉपकिंस ने किया था। फिर आता है नेक्स्ट एंटीजन ब्लड ग्रुप, इसका डिस्कवरी कार्ल लैंडस्टीनर, जो कि ए बी ब्लड ग्रुप का भी और ए बी ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी किया था इन्होंने। फिर इंसुलिन आता है, तो इंसुलिन का डिस्कवरी किया था आपको वेटिंग एंड वेस्ट ने।
वहीं पे आपको फिर ओ ब्लड ग्रुप जो था उसका डिस्कवरी किया था डी कैस्टेलो ने। सेल डिवीज़न का डिस्कवरी किया था हॉप मिस्टर ने। फिर क्लोरोफॉर्म आता, क्लोरोफॉर्म का डिस्कवरी किया गया था आपको सिम्पसन के द्वारा। कोलेरा बैक्टीरिया किसके द्वारा किया गया था, कोच के द्वारा। फिर एक HIV डिजीज़ है जिसका डिस्कवरी किया गया था लक मेंटेग्नियर के द्वारा। फिर वैक्सीनेशन सबसे पहले जीनर ने लाया था। फिर ब्लड सर्कुलेशन किसके द्वारा किया गया था, तो विलियम हार्वे के द्वारा। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी एडवर्ड एंड स्टेपी के द्वारा। आला कौन बनाया था, स्टेथोस्कोप, रेनी लैक्निक ने। और टीबी का बैक्टीरिया किसने पता लगाया था, तो रॉबर्ट कोच ने। टीबी का वैक्सीन भी यही लाए थे। फिर पोलियो वैक्सीन किसने खोज किया था इसका, जेई साल्क ने। फिर कुछ और देखते हैं, पोलियो का ड्रॉप कौन बनाया था, एल्बर्ट सेविन ने। वैक्सीनेशन सबसे पहले जिनर ने लाया था। एक एग्जाम में पूछा जाता है एक्सरे, एक्सरे का डिस्कवरी कौन किया था, WC रॉयंटजैन ने। फिर पहला एंजाइम कौन सा एंजाइम था, जाइमेज। जाइमेज एंजाइम पहला एंजाइम था और इसका डिस्कवरी किसने किया था, एडवर्ड एंड बकनर ने। कैंसर का पता कौन लगाया था, रॉबर्ट वेलबर्ग ने। फिर एंटीबॉडी जो कि रेविड के अगेंस्ट लाया गया था, ये किसने डिस्कवर किया था, पाश्चर ने। तो ये सारे के सारे जो कि एग्जाम्स में आते हैं इनका मैंने यहाँ पे आपको बता दिया और आशा करते हैं कि आपको मज़ा भी आ रहा होगा ये जान के। और पसंद आ रहा तो ज़रूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ ट्राइग्लिसराइड। ऑप्शन है हमारे पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, नन ऑफ द ओवन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ट्राइग्लिसराइड एक फैट्स है। वहीं पे अब कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पे बात आई तो ये 3-4 प्रकार के होते हैं, एक मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड। अब इसका वर्क क्या होता है, ये स्टोर करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। फिर आपको आया इसका ये एक मतलब भोजन का एक बेसिक कंपोनेंट है और ये एनर्जी का मुख्य स्रोत है अपने शरीर के अंदर। फिर ये किस किस चीज़ से बना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट पहले C से स्टार्ट होता है, तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ इसमें मिला होता है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न आता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम इज यूज्ड इन। ऑप्शन से हमारे पास हार्ट, लीवर, पेनक्रियाज, ब्रेन, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम का यूज़ किया जाता है ब्रेन के अंदर। अब किस चीज़ का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ये एबनॉर्मलिटीज़ होता है ब्रेन के अंदर, उसके वेव्स सही से काम कर रहे हैं कि नहीं उसका पता लगाया जाता है। और ब्रेन के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होते हैं उनका पता इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम के द्वारा ही लगाया जाता है। ऑप्शंस में हमारे लीवर हैं, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जानते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लीवर जो कि अपने बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड है। फिर ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। इसका वेट लगभग 1.3 to 1.6 किलोग्राम के आसपास होता है और ये मानव शरीर के अंदर ऐसा ऑर्गन है जिसके पास कैपेसिटी है कि वो फिर से रिजेनरेट कर सकता है अपने आप को। फिर इसका जो मेन फंक्शन होता है वाटर स्टोरेज के लिए, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, फिर हार्मोन्स हो गए उनका मेटाबॉलिज्म करता है। ये सारे के सारे फंक्शंस लीवर के द्वारा होता है। फिर अब ऑप्शन में ब्रेन है, ब्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम देखते हैं इधर। ब्रेन देखिए ब्रेन तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपको होता है फोर ब्रेन, फिर आता है आपको मिड ब्रेन, फिर आपको आता है हिडन ब्रेन। अब देखिए फोर ब्रेन से रिलेटेड कुछ पॉइंट सर्टेन टर्म्स हैं जिसको एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो फर्दर फोर ब्रेन को तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो आपको होता है सेरिब्रम, फिर एक आता है थैलेमस, फिर आपको एक आता है हाइपोथैलेमस। और इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है, तो आशा करते हैं आप इसको ध्यान से देखिएगा और पक्का से रट्टा मार जाइएगा। तो देखिए सेरिब्रम जो होता है ये ब्रेन के अंदर का सबसे डेवलप्ड पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट होता है। और इसके अंदर क्या होता है, मानव शरीर के अंदर विजडम, मेमोरी, विल पावर, मूवमेंट, नॉलेज, थिंकिंग सारे के सारे यहीं से क्या होते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं। फिर आपको थैलेमस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि ये किसका क्या वर्क है, सेंटर ये है किसका किसका। इसके अंदर क्या होता है आपको ये देख लीजिए, दिखाते हैं। इसके अंदर होता है आपको ये पेन को रेगुलेट करता है, पेन को फील करता है, फिर कोल्ड, फिर गर्मी, ये सारे के सारे यहाँ पे पता चलता है इसी के द्वारा। फिर एक जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है हाइपोथैलेमस से किस किस चीज़ का पता लगाया जाता है यहाँ पे, तो इसको देखते हैं। आपको भूख लगी है या ये कैसे पता चलता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। फिर थर्स्ट, प्यास लगी है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। टेम्परेचर का मतलब बढ़ना घटना, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा। फिर मन के अंदर लव जागृत होता, प्रेम
किसी के लिए नफ़रत, बीपी, मेटाबॉलिज्म, पसीना आना, फिर गुस्सा आना, फिर खुशी होना, ये सारे के सारे ये किसके सेंटर हैं? हाइपोथैलेमस इसके सेंटर हैं। फिर नेक्स्ट जो पार्ट आता है ब्रेन का, मिड ब्रेन होता है, जिसमें फंक्शन क्या है उसका, विज़न और हियरिंग में वो यूज़फुल होता है। फिर हिंड ब्रेन जो होता है वो 3 टाइप का होता है, एक सेरिबेलम पोन्स हो गया, मेडुला ऑब्लम गेटा हो गया। तो सेरिबेलम जो है उसका जो फंक्शन होता है वो मूवमेंट के लिए होता है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बॉडी टेम्परेचर इज़ रेगुलेटेड बाय, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन से हमारे पास इधर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज़ लेस देन वायलेट, ये तो गलत है। इसको देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे VIBGYOR। अब देखिए इधर लेफ़्ट से राइट जाएंगे, वेवलेंथ बढ़ेगा, तो यहाँ पे रेड का जो वेवलेंथ होता है सबसे ज़्यादा होता है, वहीं पे वायलेट जो लाइट वायलेट है उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो ये कभी पूछ सकता है या अरेंज करने के लिए बोल सकता है, तो इधर से इधर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, और रेड से वायलेट की ओर जाएंगे तो वेवलेंथ घटेगा। तो ये हो गए आपको कंसेप्ट, और इससे रिलेटेड पॉइंट को हम देखते हैं इधर क्या है। लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य वायलेट प्रकाश से कम होती है, अभी ही बताया लाल का सबसे ज़्यादा होता है। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज़ मोर देन वायलेट, ये वाला सही है। फिर ये क्या, वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज़ मोर देन ग्रीन। ऑप्शन क्या बताया था हमने, VIVG, तो यहाँ पे वायलेट का कम होता है, ग्रीन का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर आपको हो गया ऑप्शन सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल। अब देखिए कोई भी डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला होता है जो आपको याद करना होगा। वो फार्मूला होता है आपको C/5 इज इक्वल टू F-32/9। अब देखिए इसमें हम फार्मूला पुट करेंगे, ये आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। फार्मूला पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे सेल्सियस का हमको दिया गया है कि 40 डिग्री सेल्सियस है ना, तो यहाँ हम देंगे 40/5 इज इक्वल टू एफ़ तो मुझे निकालना है -32/9, ये हो गया। तो इधर 5 को हम 40 में डिवाइड करेंगे, 8 हो जाएगा, फिर इधर 8 नमा 72 हो जाएगा, तो ये 72, ये देख लेते हैं C/5, 40/5 इज इक्वल टू F-32/9, तो ये 8 हो गया, तो ये 72 हो जाएगा इज इक्वल टू F-32, ये -32 इधर आ जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 104। तो इसका राइट आंसर होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा और 1 नंबर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, ऑप्शन से हमारे पास एम्पियर, वोल्ट, कूलम्ब, वाट, नन ऑफ द एबव। तो इस इलेक्ट्रिक पावर का कितना यूनिट क्या होता है, वाट होता है। एम्पियर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का है। वोल्ट किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट क्लियर हो गया। फिर कूलम्ब किसका होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का। ये हो गया क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है इन इलेक्ट्रिकल मोटर हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू, ऑप्शन है हमारे पास हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये क्या हो गया, अब देखिए डायनमो के अंदर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। अब इलेक्ट्रिकल, देखिए रुकिए 2 मिनट, चलिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है आपको डायनमो का। डायनमो में क्या होता है कि आपको मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपको एक आता है आपको इलेक्ट्रिक से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिक से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है कौन चीज़, एक तो आपको आयरन हो गया, फिर हीटर हो गया। और यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, इलेक्ट्रिकल मोटर का क्या वर्क होता है। तो इलेक्ट्रिकल मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3rd। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स, मानव शरीर के अंदर क्या होता है, 70% वाटर होता है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। अब मानव शरीर के अंदर 70 से 75% के बीच में वाटर होता है, जिसमें देखिए लीवर के अंदर हो गया आपको लगभग 70 से 75% के आसपास पानी होता है। फिर
ह्यूमन बॉडी का स्किन हो गया, उसमें भी 70 से 75% के आसपास वाटर होता है। फिर लंग्स हो गया, लंग्स में भी लगभग 75% पानी होता है। तो ये इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द डिवाइस टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज़ किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आमीटर। अब यहाँ पे वोल्टामीटर है। वोल्टामीटर का यूज किस लिए किया जाता है? तो इलेक्ट्रिकल चार्ज को मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रिकल चार्ज को मेजर करने के लिए वोल्टामीटर का। फिर वोल्ट मीटर का किस लिए यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में उसको मेज़र करने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। फिर आपको होता है पोटेंशियोमीटर, इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेज़र करने के लिए। फिर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में बार बार कि एनीमोमीटर का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो विंड का स्पीड या डायरेक्शन पता करने के लिए एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलें। अगला क्वेश्चन है द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज। ऑप्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो पहले बता देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही जवाब है। अब देखिए ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, इसके अंदर क्या क्या होता है वो देखते हैं। इसके अंदर आपको होता है CO2, फिर आपको होता है मीथेन, फिर आपको होता है नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, N2O। एग्जाम में पूछा जाता है कि लाफिंग गैस का फार्मूला क्या होता है? तो N2O होता है, ठीक है। फिर आपको हो गया ओजोन, फिर सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड SF6, फिर आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बट इसका जो सबसे मेजर कंपोनेंट है, सबसे मेन कंपोनेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखिए कुछ ऐसे प्रोटोकॉल हुए थे वर्ल्ड लेवल पे जो कि एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैस से, यस। तो ये हुआ था आपको 1997 में क्योटो में, जापान के अंदर है। और इसमें क्या कहा गया था कि ग्रीन हाउस एमिशन को कम करने के लिए। फिर एक आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि कनाडा के अंदर है और ये 1987 में हुआ था। फिर कुछ प्रोटोकॉल ऐसे हैं जैसे रियो समिट, रियो जो कि ब्राज़ील में है, 1992 में हुआ था। फिर एक मिनीमाटा कन्वेंशन आता है, वो आपको 2013 में हुआ था। और एक रामसर कन्वेंशन है जो कि रामसर अभी न्यूज़ में भी है, तो हो सकता है एग्ज़ाम में आ सकता है, तो ये 1971 में हुआ था। अब रामसर की बात किए हैं हम, तो रामसर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं इधर। टोटल रामसर साइट इंडिया के अंदर कितना है? तो आपको 47 टोटल रामसर साइट इंडिया में है। अभी रिसेंट में जो 4 नए रामसर साइट का फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें आपको गुजरात के अंदर 2 रामसर साइट और हरियाणा के अंदर भी 2 रामसर साइट हो गए। गुजरात के अंदर जो रामसर साइट हैं वो कौन से हैं? एक थोल लेक और एक वधाना वेटलैंड। फिर आपको हरियाणा के अंदर एक तो आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो गया, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और वहीं पे एक विंध्यवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो भी हरियाणा के अंदर। ये रामसर साइट, 4 रामसर साइट बनाए गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है आइंस्टाइन गॉट द नोबेल प्राइज़ फॉर। ऑप्शन हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये आइंस्टाइन का ही थ्योरी था बट इस पर नोबेल प्राइज़ उनको नहीं मिला। फिर वोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ये इसमें क्या होता है कि एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल के बीच सेपरेशन के बारे में कुछ कंडेंस ये बनाया गया था, तो ये भी नहीं है। फिर आपको नेक्स्ट आता है एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ इसी चीज़ के लिए उनको 1921 के अंदर एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न बायोलॉजी से आता है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन और हरदम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो क्या क्वेश्चन वो देखते हैं। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज़। ऑप्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी किसने किया था? वॉन कॉलिकर ने। फिर सेल का डिस्कवरी बार बार पूछा जाता है, रॉबर्ट हुक 1665 के अंदर। फिर राइबोसोम का डिस्कवरी 1955 के अंदर किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज ई पैलेट के द्वारा। न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एड्स इज काउज्ड बाय वाटर, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। तो एड्स किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। किस वायरस के द्वारा होता है? HIV वायरस के द्वारा होता है ना, HIV वायरस के द्वारा होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये तो सही हो गया। अब कुछ वायरल डिजीज़ को देख लेते हैं। वायरल डिजीज़ में आपको हो गया सबसे पहले तो कोरोना हो गया, एक वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ क्या होता है? जो बहुत तेज़ी से फैलता है। फिर आपको HIV एड्स हो गया, रुबेला हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स जिसका वैक्सीन कौन बनाया था? एडवर्ड जेनर ने। फिर बैक्टीरियल डिजीज़ में आपको ट्यूबरक्लोसिस आ जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर, नन ऑफ दी अबव। तो लैक्टोमीटर का यूज़ तो मिल्क का प्योरिटी चेक करने के लिए किया जाता है, मिल्क का प्योरिटी। फिर पायरोमीटर, पायर मीन्स होता है एक लैटिन वर्ड है पायर, पायर मीन्स होता है फायर, तो ये तो मेजर किया जाएगा बुखार, फायर से रिलेटेड है। फिर आपको जो राइट आंसर है हाइड्रो मीन्स तो वाटर होता है, तो इसमें तो वाटर के से रिलेटेड कुछ होंगे उसके बारे में है, तो ये तो होगा ही नहीं। ये हाइड्रोमीटर होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेज़र किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हाइग्रोमीटर होगा। इसमें होता है हाइग्रोमीटर का यूज ह्यूमिडिटी मापने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन और शायद आज का आखिरी प्रश्न है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। ये मैंने अपने पिछले ही क्वेश्चन में इसको बताया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रेशर का क्या होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब तो ये सही हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन नहीं है आज, इतना ही क्वेश्चन है, इसी को देख लेते हैं। न्यूटन, न्यूटन किसका यूनिट है फोर्स का, और न्यूटन मीटर किसका यूनिट है तो टॉर्क का। ये रह गए। तो आशा करते हैं कि आपको आज का क्वेश्चन का ये सीरीज अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक सड्डा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।